हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। ओके, तो आज हमारे 70 में वार्डी चैलेंज का 69th डे है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। और एक बार फिर से आपका सिलेबस यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। एक बार हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, फिर अभी हमने क्या कि एक एक दिन में हम एक चैप्टर कर रहे थे, वन शॉट रिविजन टाइप है ना। तो एक एक दिन में हमने सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट किया, तो आज आपका प्रोबेबिलिटी जो है कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ इसके साथ जो है आपका जो सिलेबस पूरा वो सेकेंड टाइम फिनिश हो जाएगा, क्लियर, विथ रिविजन, जैसा मैंने आपको बताया था। तो आई होप आप जो स्टैटिस्टिक्स जो है ना उसका लेक्चर कल अपलोड किया था मैंने, है ना। तो स्टेट्स आप डेफिनेटली कर लें, क्योंकि बताया था वेटेज है ना, स्टैटिस्टिक्स का वेटेज जो 16 है और इसका वेटेज 14 है। अब तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए, मैंने इतनी बार बता दिया तुम्हें, है ना। तो वेटेज अगर के इस वेटेज के हिसाब से देखो तो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले सिर्फ ये दो चैप्टर काबिलियत रखते हैं कि आपको वो पास करवा दें। तो ये दो चैप्टर में आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो स्टेट्स के लेक्चर आप अटेंड कर लें और उसका बाद प्रोबेबिलिटी वगैरह भी कंप्लीट कर लेना ना। ये दो चैप्टर छोड़ के जाने वाली चीज नहीं है। चले, तो फटाफट से पेन और कॉपी निकाल लो, एनसीईआरटी वगैरह लेके बैठे और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिवीजन। रिवीजन करने का मतलब यह है कि मैं ऑलरेडी मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों के पास थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में ना, तब जाके आपके लिए लेक्चर जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। चलिए, तो लेट्स बिगिन विद द नेम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का देखो मतलब होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी संभावना है ना, चीजों के होने के लिए चांसेस है ना, इन चीजों को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी में आएंगे आपको क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, पहले तो कुछ बेसिक ज्ञान देता हूं मैं आपको, ठीक है। एमसीक्यूज में आने वाले इंपॉर्टेंट सवालों में देखो पहले ये कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 0 के इक्वल हो सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं और 1 से बड़ा नहीं। 0 कब होगा? मान लो कोई इम्पॉसिबल बात पूछ दी हमने, है ना, जो पॉसिबल नहीं है। 80 नंबर के पेपर में 81 मार्क्स लेके आओ, कहां से लेके आऊंगा मैं? 81 थोड़ी आ जाएंगे 80 में से, ठीक है। वो बेवकूफ वाली बातें होती, 1 मार्क एक्स्ट्रा फॉर गुड हैंड राइटिंग, है ना, ऐसी बातचीत नहीं होती। बोर्ड एग्जाम में तो कतई नहीं होती तुम्हारी, है ना। तो कहां से लेके आ जाओगे? इम्पॉसिबल इवेंट है। अब कोई ऐसी बात कह दी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसको कोई बदल ही नहीं सकता, है ना। जैसे सूरज जब पश्चिम दिशा में ढलता है, सन सेट्स इन द वेस्ट, है ना, सन सेट्स इन वेस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई। ये जो है श्योर है, एकदम 110% श्योर है। तो ऐसे इवेंट का जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो आएगी 1। जैसे मैं आपको ये बात 2 बार बता चुका हूं, मैं तीसरी बार बता रहा हूं। ये क्वेश्चन ये था, द वन हु टेक्स बर्थ विल डाई, जिसने जन्म लिया वो मरेगा। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी आएगी? 1। तो ऐसी चीजों में आपको ध्यान रखना है कि 0 और 1 कब कब होगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, कि किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी, इनको ऐड करने पे आंसर कितना आएगा? 1। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसी भी इवेंट का, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं मैंने आपको बताया था। जब मान लो आपको अगर पी ऑफ ई दे रखा है 0.3, तो आप 0.7 दे रखा है, तो पी ऑफ ई नॉट जो है वो कितना आ जाएगा आपका? ये 0.3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पे आंसर 1 आना चाहिए। फॉर्मूले के हिसाब से इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1। तो इस चीज का हम क्लियर रखना, ठीक है। फ्रैक्शन में भी तुम्हें दे सकते हैं ना, जैसे मान लो तुम्हें दे दिया पी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/7, तो देन पी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/7। क्यों ऐसा? क्योंकि 4/7 को 1 बनाने के लिए क्या चाहिए? 7/7 चाहिए, तभी तो 7/7 तो 1 होगा। अब 4/7 में क्या करना पड़ेगा? 3/7 ऐड कर, देखो 4 + 3 7 आ जाएगा, 7/7 आंसर 1 आ गया। ऐसे आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं सारे आपको बताऊं तो पहले तो आपको ये एक कॉइन वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान रखना है। कॉइन वाले क्वेश्चन में 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो हेड आता है या तो टेल आता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी ना टोटल 2 है। अब प्रोबेबिलिटी होती क्या? देखो पहले तो वो समझ लो। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होता है, नीचे आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। इसका मतलब क्या हुआ? आपको जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, पहले तो आप ये कहिए कि उसका टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, वो तो आपको नीचे लिख देना है। और उस टोटल पॉसिबिलिटी में से आपको किसकी जरूरत है या फिर किसका काम है, फेवरेबल, जो आपके फेवर में है, ठीक है, उसको आपको ऊपर रख देना है। जैसे मान लीजिए हेड टेल के अंदर मेरे पास 2 टोटल पॉसिबिलिटी आ रही है, और मान लो मैंने प्रोबेबिलिटी निकालना चाहे हेड आने की, तो हेड कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। टेल के साथ भी सेम, नीचे 2 आ जाएगा और ये भी आ जाएगा आपका 1/2। अब एक सिक्का हो सकता है, 2 सिक्के उछाल सकते हैं, 2 सिक्के में पॉसिबिलिटी बदल जाएगी, है ना। हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा, और टेल टेल, है ना, टोटल 4 आ जाएंगे, कैसे बन जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है।
फिर कार्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट एक टाइप हो जाता है आपका। कार्ड्स के बारे में ज्ञान एकदम सीमित रखना आपका ना, सीमित मतलब पक्का ना, कंफर्म करके रखना ना। कार्ड्स, देखो कार्ड्स की मैंने बताई थी वैरायटी होती है, 4 पार्ट में डिवीजन होगा इनका, तो 2 होगा, एक तो ब्लैक होगा, एक हो जाएगा आपका रेड, और फिर अगेन जो है ब्लैक वाले में 2 पार्ट होंगे और रेड में 2 पार्ट होंगे, ठीक है। सब में कार्ड्स कितने आ जाएंगे, ये मान लो स्पेड दे रखा है, ये हो जाएगा तुम्हारा क्लब, ये हो जाएगा हार्ट, एंड नेक्स्ट वन इज डायमंड। अब सब में जो है 13 इसमें भी आ जाएंगे 13, और ये भी आपका हो जाएगा 13। सब में 13 कार्ड्स होते हैं। डन, आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड तीनों में फेस कार्ड होते हैं। डायमंड में भी किंग, क्वीन और जोकर, है ना, किंग, क्वीन और जैक, इसमें भी किंग, क्वीन, जैक, इसमें भी किंग, क्वीन, जैक, इसमें भी आएगा किंग, क्वीन और जैक। तो 3 3 4 3 6 3, है ना, 3 3 6 और 3 9 और 3 12, थोड़ी सी गलती कर दी थी मैंने। तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं 52 में से, ये टोटल 52 होते हैं कार्ड्स। 52 में से 26 ब्लैक और 26 रेड। अब 26 भी आगे देखो 13 13 और ये भी 13 13। ध्यान रहे किंग, क्वीन, जैक तीनों में होंगे, चारों में होंगे ना, तो टोटल 4 3 12 हो गए। अब सबके अंदर 3 कार्ड तो मैंने बता दिया तुम्हें। अब कितने कार्ड बचे, 10 जो बचे ना, देखो 13 में से 3 बचे, किंग, क्वीन, जैक, और बचे 10। वो 10 के 10 में नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसमें से जो नंबर 1 होता है उसे हम कहते हैं एस। क्या कहते हैं, एस। और एक नंबर तो एक ही बार आएगा, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, तो टोटल एस कितने होते हैं, 4। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपके कार्ड्स वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसमें नंबर ऑफ डेज वाले क्वेश्चन आता है ना, कि 5 संडेज वाला। मान लो क्वेश्चन आ गया आपका 5 संडेज का, 5 संडेज इन मंथ ऑफ, अब देखो इन मंथ ऑफ हमारा कुछ रह जाता है आपका, ठीक है। कोई भी मंथ हो, या तो उस मंथ के अंदर आपको बोलेगा वो 28 दिन है, या तो 29 दिन है, या तो 30 दिन है, या तो 31 दिन है। 28 दिन कब होता है, फेब में, है ना, कब, नॉन लीप ईयर, अगर लीप ईयर ना हो तब। 29 दिन कब होता है, फेब में ही होता है, कब होता है, लीप ईयर हो तब, याद है। अभी 2024 लीप ईयर है, चांसेस है कि लीप ईयर से क्वेश्चन आपको पूछे जाए, है ना, ध्यान रखना। 30 ये आपके 4 मंथ होते हैं, 4 ऐसे मंथ है जो 30 डेज होते हैं, और 31 के 7 मंथ ऐसे होते हैं, टोटल ऐसे 7 मंथ होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। जो भी आपको दिन दिया जाए ना, जो भी आपको महीना बोले, आपको क्या करना है, आपको सिंपली 7 से डिवाइड करना है। जैसे 28 है, 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28, रिमाइंडर आया 0, तो 0/7 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पहले वाले की। 29 डेज है, 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ गया 1, तो 1/7 आ गया प्रोबेबिलिटी दूसरे वाले की। 30 डेज है, तो 30 में भी सेम करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, बच गया 2, तो 2/7। एंड सिमिलरली 31 के अंदर अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 3/7। तो ऐसे आपको इसका आंसर ध्यान रखना है। 5 संडे, अब संडे मंडे से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है ये कि कितने दिन है उसमें, 28 दिन है, 29 दिन है, 30 दिन है, या फिर 31 दिन है। बात समझ में आई क्या। अब ऐसे ही 5 की जगह मान लो बोले 53 संडेज का आ गया, 53 संडेज। अब ये कैसे करोगे, 53 संडेज पूरे ईयर में आएंगे, है ना, तो पूरे ईयर में या तो 365 दिन होंगे, या तो 366 दिन होंगे। ये कब होगा, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। और ये कब हो जाएगा आपका, लीप ईयर, लीप ईयर में हो जाएगा ये। अब अगेन इसमें भी सेम कंसेप्ट, आपको क्या करना है, 365 को डिवाइड करना है 7 से, 7 5 जा 35 आ गया यहाँ पे 1 5 7 2 जा 14, रिमाइंडर आ गया 1, तो क्या आंसर आएगा 1/7। और अगर ये लीप ईयर हुआ मतलब 366 डेज डिवाइड करोगे 7 से, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 2, और आंसर आ गया आपका 2/7। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि 1/7 कब आएगा, 2/7 कब आएगा। नेक्स्ट देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर जो अच्छा सवाल आ सकता है वो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन देंगे कि आपको एक रेक्टेंगल दे देंगे, और रेक्टेंगल के अंदर मान लो ये दे दिया आपको, स्टैंडर्ड वालों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बता दिया कि ये 3 है, ये 2 है, और इसका रेडियस जो है 1 है। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपने कोई पत्थर फेंका तो वो सर्कल के अंदर जाके गिरेगा। बहुत आसान है, मैंने क्या बताया था, हमें टोटल को नीचे लिखना है, तो टोटल एरिया कितना है 3 2 जा 6, और ऊपर क्या लिखना है हमें, फेवरेबल, है ना, फेवरेबल आउटकम। मतलब हम क्या चाहते हैं कि पत्थर सर्कल के अंदर आए तो ऊपर आ जाएगा सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², तो पाई इंटू रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो पाई 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू पाई कितना आ जाएगा पाई, तो इसका आंसर आ गया π/7।
6। तो इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आएंगे। अब आप एक काम कीजिए, आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपको जो है कमेंट करके बताना होगा कि इसका आंसर जो है क्या आएगा। एक सर्कल है, ये 5 सेंटीमीटर का है, और मान लो ये एक काम करो, इसको 8 कर लो, इसको 15 कर लो, है ना। और तुम्हें बताना है कि इसमें अगर मैं पत्थर फेंकूं, है ना, मान लो अपन ने वो फेंका, कोई डार्ट देखा, डार्ट या तो रिंग शेप के राउंड एंड राउंड होते हैं, आपको उसमें फेंकना होता है ऐसे ब्लैक रेड अलग लगता है। तो मान लो अगर आपने ऐसे डार्ट फेंका तो क्या पॉसिबिलिटी कि सर्कल के अंदर आके लगेगा, ठीक है। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। देखो टोटल एरिया तुम निकाल सकते हो, अपॉन में सर्कल का एरिया कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आएगा, एक डाइस के ऊपर क्वेश्चन आता है, आप लोगों का ध्यान रखना। डाई मतलब होता है सिंगुलर फॉर्म, एक डाई, और वही अगर एक की जगह 2 डाई यूज किए जाए तो क्या कहेंगे उसे, डाइस, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। अब डाइस आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब इसमें से अगर मान लो तुम्हें बोला जाए कि 1 आने की पॉसिबिलिटी 1/6, 2 आने की पॉसिबिलिटी 2/6, नहीं, 2 आने की पॉसिबिलिटी भी 1/6 होगी। क्यों? क्योंकि भैया जी ये एक नंबर है, 1 से लेके 6 के बीच में 2 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार ही आ रहा है ना, तो 1/6 ही होगा। 3 आने की पॉसिबिलिटी भी 1/6 होगा, 4 की भी 1/6 होगा, ध्यान रखना है। क्लियर हो गई मेरी चीजें। अच्छा, अब दिक्कत कब होती है, जब 2 डाइस फेंके जाए, 2 डाइस जब फेंके जाएंगे तब सवाल पूछा जाता है कि इसका स्कोर क्या होगा, है ना। तो वैसे में आपको ध्यान रखना है ना, ये 1 1 वाला चार्ट याद रखना, 1 2 सबकी पेयरिंग करना, 1 3 1 4 1 5 और लास्ट में कर देना 1 6, ऐसे ही यहाँ पे पूरा आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये 2 वाली लाइन, ये 3 वाली लाइन, ये 4 वाली लाइन, ये 5 वाली लाइन और ये 6 वाली लाइन। तो टोटल 6/6 कितने आ जाएंगे, 36 पॉसिबिलिटी आपकी निकल आती है। बात समझ में आ गई, टोटल 36 पॉसिबिलिटी आपके आ जाएंगे। अब इन सब के अलावा एक एग्जाम वाला क्वेश्चन आता है आपके एमसीक्यूज में, ध्यान रखना। एग्जाम वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको बोलेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग समथिंग, कुछ मार्क्स बता देंगे, जैसे 80 मार्क्स का पेपर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स, 80 आउट ऑफ 80 इन द पेपर विच इज इन योर हैंड। तुम्हारे हाथ में जो पेपर है उसमें क्या चांसेस है कि तुम 80 आउट ऑफ 80 लेके आ जाओगे। अब देखो इसमें ये गलती मत करना कि इसकी प्रोबेबिलिटी तुम 80 है अपॉन में 80 लिख देना, इसे कट करके आंसर 1 मत लिख देना। क्यों ऐसा? मान लो तुम्हें बोला कि 79 मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये मत करना कि 79 अपॉन में 80। क्यों? क्योंकि आप इसे नंबर की नजर से देखें, 1 से लेके 80 के बीच में 79 कितनी बार आता है, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार ही आता है ना, तो आपका आंसर 1 अपॉन में 80 होगा। ये बात समझ में आ रही है? नहीं, ये 1 अपॉन में 80 भी एक्चुअल में गलत है। हाँ, ऊपर वाला ये कंसेप्ट तो सही है कि 1 अपॉन एक बार है तो 1 ऊपर आएगा, लेकिन नीचे 80 नहीं आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम 80 नहीं है आपका, ठीक है। चलो, जैसे मान लो अगर 78 मार्क्स स्कोर करने की भी प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाए ना, तो आपको क्या करना है, 1 अपॉन में टोटल। अब टोटल कितना है वो मैं आपको बता देता हूं, समझे। टोटल यहाँ पे आपको 80 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 81, टोटल पॉसिबिलिटी 81। क्यों ऐसा? क्योंकि आप सोच रहे हैं 1 लाऊंगा, 2 लाऊंगा, 3 लाऊंगा, ऐसे करके आप 80 मार्क्स तक ला सकते हैं। आप ये भूल जा रहे हो कि अगर आपने कुछ नहीं लिखा ना, एग्जामिनर आपको 0 भी दे देगा, तो ये भी तो एक एक्स्ट्रा नंबर है, तो 0 भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो 0 से लेके 80 देखो, तब एक नंबर एक्स्ट्रा हो गया 81। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा कि अगर 80 में से 80 मार्क्स स्कोर करना है आपको, तो ऊपर तो 1 और नीचे आ जाएगा 81, 1 अपॉन में 81। ऐसे मार्क्स वाले क्वेश्चन जब भी आपको बोलेगा क्या पॉसिबिलिटी कि आप इतने में से इतना स्कोर करेंगे, तो उसमें आपको 1 अपॉन समथिंग कर देना है, 1 अपॉन में वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। और ध्यान रहे, अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 1 अपॉन में 101 आ जाएगा, एक नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखना आप, ठीक है। अब नेक्स्ट एक आपकी कार्ड्स वाले पे एक क्वेश्चन आता है, ये बॉल्स वाले। मान लो आपको रेड बॉल दे रखा है 5, रेड बॉल हमें 5 दे रखा है, ब्लू बॉल हमें दे रखा है 4 और येलो बॉल हमें दे रखा है 3, ठीक, ऐसे कर लो। और फिर तुम्हें क्या बोलेंगे, बॉल्स आर आइडेंटिकल, मतलब सेम साइज के हैं, आप उसको टच करके नहीं बता सकते, उनको मिक्स कर दिया। अब बोलेंगे कि आपने रैंडमली एक बॉल निकाला आंख बंद करके, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो येलो बॉल निकल जाए। समझो, येलो बॉल कितनी है, 3, तो ऊपर 3 लिख दो और नीचे टोटल 5 4 9 और 9 और 3 12, तो नीचे 12 जाएगा, कैंसिल आउट होगा, 1 अपॉन में 4 इसका आंसर आएगा। बोलेंगे क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो है रेड बॉल निकला है, तो रेड बॉल कितने हैं 5, तो 5 अपॉन में 12 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर देना है। मान लो कोई ऐसा कलर आपको पूछ दिया है जो इसमें दिया ही नहीं है ना, जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज बॉल है क्या इसमें, नहीं, तो 0 हो जाएगा उसके इसमें आंसर। बात समझ में आ गई? चलो, अब इसमें एक एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एमसीक्यू कि इनमें से कौन सा कभी किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, है ना।
ये सवाल मैंने शायद कल के लाइव में ही बताया था, ध्यान रखना। तो उसमें ये सवाल में ऑप्शन आता है ना, ऑप्शन मान लो तुम्हें दे दिया कि 2/3 दे दिया, ऑप्शन बी तुम्हें दे दिया 15% दे दिया, ऑप्शन सी तुम्हें दे दिया -1.5, ठीक है, एंड ऑप्शन डी तुम्हें दे दिया 0.7, ठीक है। तो इसमें बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें 15% बहुत बच्चे टिक कर देते हैं, जो कि गलत है ना। आपको ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब करेक्ट आंसर ये होगा, प्रोबेबिलिटी ये कभी नहीं हो सकता। हाँ 0.7 0 से देखो 0 से 1 के बीच में, ये भी देखो 2/3 0 से 1 के बीच में। 15% प्रोबेबिलिटी को आप परसेंटेज के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि याद है परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज भी तो सेम यही फॉर्मूला होता है ना, कि नीचे आपको लिखना है टोटल, और टोटल में से कितने मार्क्स आपने ऊपर लिखे, जिसे आपने ऑब्टेन, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है टोटल में से ये। अब इसी के अंदर अगर तुम into 100 कर दोगे तो देखो ये परसेंटेज बन जाएगा ना, मतलब आप जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो वो एक्चुअल में परसेंटेज ही है, बस उसमें into 100 करना है आपको। तो प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई चीजें? चलो, तो आप ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाला फंडा क्लियर रखना, ये एग्जाम वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। ये डेज वाले इंपॉर्टेंट रखना। एक ये हो सकता है ना, बर्थडे वाला क्वेश्चन दे सकते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं, है ना, उनकी क्या पॉसिबिलिटी है कि उनका बर्थडे सेम डेट पे आए। तो मान लो कि तुम्हारा दोस्त है, अब उस दोस्त का मान लो अगर जन्म आज के दिन हुआ है और तुम चाहते हो कि सेम डेट पे ही तुम्हारा बर्थडे आए, तो तुम्हारे पास जो ना, अब कहते हैं ना कि और क्या कह सकते हो आप, जन्म लेने के ऑप्शन है ना, तुम उसी दिन पैदा होना चाहते हो, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, एक ही दिन है ना तुम्हारे पास, टोटल 365 में से सिर्फ एक दिन, तुम्हें वही एक दिन चाहिए, तो 1/365 इसका आंसर आ जाएगा। अब मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्थडे ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन बोला है, तो अलग अलग दिन पे क्या हो सकता है, बस जिस दिन तुम्हारा दोस्त आया तुम उस दिन को छोड़ दो, वो एक दिन माइनस कर दो, 365 में से एक दिन कम हुआ, कितना हुआ 364, तो अलग अलग दिन पे आपका बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 364/365। तो ये आपके क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर सर? चलो, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, आपको ये चैप्टर जो है सारे के सारे कंप्लीट कर लेना है, रिवीजन वगैरह, ठीक है, और इसके बाद आप जाके एनसीईआरटी वगैरह सॉल्व करने बैठ सकते हैं, आपसे एनसीईआरटी सॉल्व होगी, ठीक है सर। चलिए फिर अपना सिलेबस तो अब कंप्लीट हो चुका, आप देखते हैं 70 डेज से डे 70 से हम क्या करेंगे, ठीक है, कुछ तो नया ट्राई करेंगे ना अपन। चलिए, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म कर रहे हैं, मिलता है अपन नेक्स्ट डे, टिल दैट आप पढ़ाई करते हैं, ऑल द बेस्ट सभी को, चलो बाय।